नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचारों के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने देवघर वैद्यनाथ मंदिर में पूजा की। मंदिर के बाहर मोदी मोदी के नारे लगे। राहुल बोले, भाजपा का काम सिर्फ सरकार गिराना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 21वें दिन शनिवार को झारखंड के देवघर पहुंचे। उन्होंने यहां बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। राहुल इस दौरान गुलाबी धोती पहने और माथे पर चंदन लगाए नजर आए। राहुल जब मंदिर से निकले तो वहां मौजूद लोगों ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद के साथ जय श्री राम के नारे लगाए। राहुल शाम को देवघर से धनबाद के लिए निकल गए। रात को यात्रा यहीं रुकेगी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अरविंद केजरीवाल 5वें समन पर भी गैर हाजिर रहे। ईडी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कथित शराब नीति घोटाले में 5वें समन पर भी हाजिर न होने के एक दिन बाद परिवर्तन निदेशालय ने आज अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने शिकायत की है कि केजरीवाल पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए। नई दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट बुधवार को इस मामले की सुनवाई करेगा। वहीं दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। उन्होंने बार बार दावा किया कि जारी किए गए समन अवैध हैं और एजेंसी का एकमात्र उद्देश्य उन्हें गिरफ्तार करना है। 2 नवंबर को एजेंसी की ओर से पहला समन जारी किए जाने के बाद से ही आम आदमी पार्टी प्रमुख की गिरफ्तारी की अटकलें लगाई जाती रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। खड़गे बोले, साथ दे वरना मोदी के गुलाम हो जाएंगे। पीएम का नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका सत्यानाश कर दिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में न्याय संकल्प सम्मेलन के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड और ओडिशा के बाद ये उनका तीसरा कार्यकर्ता सम्मेलन है। खड़गे ने कहा कि पिछले 21 दिन से भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। राहुल गांधी जी इस यात्रा में न्याय के 5 स्तंभ लेकर निकले हैं। वे जनता के हक के लिए लड़ रहे हैं। हर कांग्रेस कार्यकर्ता में जोश आना चाहिए कि यह लड़ाई किसी एक के लिए नहीं बल्कि संविधान की रक्षा के लिए है। अगर आप इस लड़ाई में कांग्रेस का साथ नहीं देंगे तो मोदी के गुलाम हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि आज देश के सरकारी विभागों में 30 लाख पद खाली हैं। पीएम मोदी नौकरियां इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि इनमें आरक्षण से SC, ST और OBC के लोग आएंगे। मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन उन्होंने सबका सत्यानाश कर दिया। इसके बाद अगली बड़ी खबर। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। वाजपेयी देशमुख के बाद यह सम्मान पाने वाले तीसरे बीजेपी नेता। पीएम मोदी ने फोन पर दी बधाई। जी हां दोस्तों, भाजपा के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी को 96 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। दोस्तों, आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के संस्थापक सदस्य नानाजी देशमुख के बाद ये सम्मान पाने वाले भाजपा के ये तीसरे नेता हैं। साथ ही अब तक भारत रत्न से सम्मानित लोगों में वे 50वीं शख्सियत हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर आडवाणी के साथ अपनी 2 तस्वीरें शेयर की और लिखा, मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने उनसे बात भी की और उन्हें यह सम्मान दिए जाने पर बधाई दी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मैं जिंदा हूं, पूनम पांडे ने शेयर किया वीडियो। बोली, सर्वाइकल कैंसर ने नहीं ली मेरी जान। जी हां दोस्तों, एक इंस्टाग्राम पोस्ट से शुरू हुई पूनम पांडे की मौत की खबर मिस्ट्री बन गई थी। पूनम पांडे की मौत की खबर 2 फरवरी की सुबह आई थी। उनकी मैनेजमेंट टीम ने इस बात का ऐलान किया था कि एक्ट्रेस की मौत हो चुकी है। इसका कारण सर्वाइकल कैंसर बताया गया था। हालांकि इसके बाद एक्ट्रेस के अंतिम संस्कार की कोई खबर नहीं आई, ना ही उनके घर वालों का कोई अता पता था। अब एक्ट्रेस ने एक वीडियो शेयर कर सोशल मीडिया पर फिर तहलका मचा दिया है कि वो जिंदा है। इंस्टाग्राम पर पूनम पांडे ने अपना वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने कहा कि वह पूरी तरह से स्वस्थ है और वह स्वस्थ नजर भी आ रही थी। एक्ट्रेस ने कहा कि मैं जिंदा हूं, सर्वाइकल कैंसर से मेरी मौत नहीं हुई। दुर्भाग्य से मैं उन हजारों महिलाओं के लिए ये नहीं कह सकती थी जिन्होंने सर्वाइकल कैंसर से जंग लड़कर अपनी जान गंवाई। वो इसके बारे में कुछ नहीं कर पाई क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं था। मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि किसी दूसरे कैंसर से उलट सर्वाइकल कैंसर को हराना मुमकिन है। आपको बस अपने टेस्ट करवाने हैं और HPV वैक्सीन लगवानी है। इसके बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टेस्ला ने अमेरिका में रिकॉर्ड 22 लाख गाड़ियां वापस बुलवाई। डैशबोर्ड पर गलत फ्रंट साइज था, इससे एक्सीडेंट होने का खतरा, कंपनी खराबी दूर करेगी। जी हां दोस्तों, अमेरिका में एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने 22 लाख गाड़ियां वापस बुलाई है। यह किसी भी कंपनी की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा रिकॉल है। अमेरिका के नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन NHTSA ने शुक्रवार को बताया कि गाड़ियों के डैशबोर्ड में वार्निंग लाइट्स के इनकरेक्ट फ्रंट साइज की वजह से गाड़ियों के क्रैश होने का खतरा है। टेस्ला ने 2 महीने पहले भी 20.3 लाख गाड़ियों को वापस बुलाया था। तब ऑटो पायलट एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम में नई सुरक्षा उपाय इंस्टॉल करने के लिए यह रिकॉल किया गया था। यह भी उस समय का सबसे
सबसे बड़ा रिकॉल था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना, मौसम विभाग ने दी जानकारी। दोस्तों पूरे उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम हिमालय की तरफ बढ़ रहा है, जिसके कारण यूपी में बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार 3 फरवरी से पश्चिमी और मध्य जिलों में बारिश शुरू हो जाएगी, जो धीरे धीरे 4 फरवरी तक पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लेगी। पूरे उत्तर प्रदेश में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही छुटपुट ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, झारखंड विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में मौजूद रहेंगे हेमंत सोरेन। कोर्ट ने दी अनुमति, 5 फरवरी को चंपई सोरेन को बहुमत साबित करना है। जी हां दोस्तों, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन विधानसभा में विश्वास मत के दौरान मौजूद रहेंगे। रांची की विशेष कोर्ट ने शनिवार को हेमंत को इसकी अनुमति दे दी। झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन 5 फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत का सामना करेंगे। इसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। जमीन घोटाले में हेमंत को 31 जनवरी को ईडी ने अरेस्ट किया था। कोर्ट ने 2 फरवरी को उनकी 5 दिन की रिमांड ईडी को दी थी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, शिवसेना नेता को गोली मारने वाला बीजेपी विधायक हुआ गिरफ्तार। आरोपी ने कहा, हाँ मैंने उसे गोली मारी, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के उल्लासनगर में जमीनी विवाद के चलते बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ और उनके एक साथी ने शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ को पुलिस स्टेशन के अंदर गोली मार दी। दोनों एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करने के लिए शुक्रवार रात करीब 10 बजे हिल लाइन पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। यहां पहले उनमें बहस हुई, तभी गणपत ने इंस्पेक्टर के सामने महेश पर 6 राउंड फायर किए। 2 गोली महेश और 2 गोली उनके साथी राहुल पाटिल को लगी। थाने में हंगामा मच गया। दोनों घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, बिहार में विभागों का बंटवारा हुआ, जेडीयू से ज्यादा बीजेपी के पास। नीतीश ने अपने पास रखा गृह विभाग, तेजस्वी के विभाग सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को दे दिए। जी हां दोस्तों, बिहार में एनडीए सरकार बनने के 6 दिन बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया। सीएम नीतीश पहले की तरह ही गृह विभाग संभालेंगे। तेजस्वी यादव के विभागों को 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच बांटा गया है। बंटवारे में सबसे ज्यादा बीजेपी को 23, जदयू को 19 और हम को 2 और निर्दलीय को 1 विभाग मिला। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को वित्त विभाग और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को पथ निर्माण और कृषि विभाग की जिम्मेदारी मिली। वहीं दोस्तों मंत्री विजय चौधरी को जल संसाधन, संसदीय कार्य, भवन निर्माण, परिवहन, शिक्षा और सूचना एवं संपर्क विभाग मिला है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन, गृह विभाग, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन एवं ऐसे सभी विभाग जो कि आवंटित नहीं हुए हैं, वह सभी नीतीश कुमार के पास हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, दिल्ली हाईकोर्ट का ईडी को जब्त सामान लौटाने का आदेश। कहा 365 दिन में आरोप साबित नहीं होता तो सामान उसके मालिक को सौंपा जाए। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि ईडी की छापेमारी में इन्वेस्टिगेशन के 365 दिन के भीतर यदि आरोप साबित नहीं होता है तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत जब्त की गई संपत्ति को वापस उसके मालिक को लौटाना होगा। कोर्ट ने यह फैसला भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के महेंद्र कुमार खंडेलवाल की दायर याचिका पर सुनवाया। महेंद्र कुमार ने अपनी याचिका में कहा था कि ईडी ने छापेमारी के दौरान रिकॉर्ड दस्तावेज समेत सोने और हीरे की ज्वेलरी भी जब्त की थी, जिसकी कीमत 85 लाख रुपए से ज्यादा है। ईडी की छापेमारी को 1 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक जब्त की गई चीजें लौटाई नहीं गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, जायसवाल और बुमराह के दम पर भारत आगे बढ़ा। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 171 रन की बढ़त ली, रोहित यशस्वी नाबाद। जी हां दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने 209 रन और जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट के प्रदर्शन से भारत ने टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड पर 171 रन की बढ़त हासिल कर ली। टीम ने दूसरे दिन स्टंप्स तक दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए 28 रन बना लिए। कप्तान रोहित शर्मा 13 और यशस्वी जायसवाल 15 रन पर नाबाद हैं। दोस्तों विशाखापट्टनम के डॉक्टर YS राजचंद्रशेखर स्टेडियम में शनिवार को भारत ने पहली पारी में 336 रन 6 विकेट के नुकसान के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया और 396 रन पर ऑल आउट हो गई। फिर भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड को पहली पारी में 253 रन पर ही ऑल आउट कर दिया। इस तरह भारत को पहली पारी के बाद 143 रन की बढ़त मिली। वहीं दोस्तों पहली पारी में भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल ने पहली पारी में 209 रन बनाए, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट हासिल किए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फ्रांस में एफिल टावर पर लॉन्च हुआ भारत का UPI। मोदी बोले देखकर खुशी हुई। जयपुर में इससे मैक्रो मोदी ने किया था डिजिटल पेमेंट। जी हां दोस्तों, फ्रांस में शुक्रवार को UPI लॉन्च हो गया। फ्रांस में भारतीय दूतावास ने 2 फरवरी को पेरिस के एफिल टावर पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI को औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया। अब लोग UPI के जरिए एफिल टावर के लिए टिकट बुक कर सकेंगे। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह देखकर बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। यह UPI को ग्लोबल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गैर कानूनी निगाह मामले में इमरान खान और बुशरा को 7 साल की जेल, 5 लाख रुपए का जुर्माना। खान को चुनाव से पहले 5 दिन में तीसरी बार सजा। जी हां दोस्तों, गैर कानूनी निगाह मामले में इमरान खान और बुशरा बीबी को पाकिस्तान की आदियाला डिस्ट्रिक्ट जेल में बनी मेकशिफ्ट कोर्ट ने शनिवार को 7 साल की सजा सुनाई। दरअसल दोनों की शादी को फ्रॉड बताते हुए बुशरा के एक्स हस्बैंड खाविर फरीद मानेका ने याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जज कुदरतुल्लाह ने दोनों की शादी को गैर इस्लामिक करार दिया और 5 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया। फैसले के दौरान दोनों इमरान खान और बुशरा बीबी कोर्ट में मौजूद थे। केस की सुनवाई शुक्रवार को 14 घंटों तक अदियाला जेल में ही हुई थी, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पेटीएम के शेयर के लिए डेली लिमिट घटी, बीएसई ने भारी गिरावट के बाद लिया फैसला। जी हां दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने पेटीएम के शेयरों में हो रही भारी गिरावट के चलते डेली लिमिट को घटा दिया है। बीएसई ने पेटीएम के शेयरों पर अब नई लिमिट 10% कर दी है। अभी तक यह 20% थी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई की सख्त कार्रवाई के बाद गुरुवार और शुक्रवार को पेटीएम के शेयर लगभग 40% नीचे आ गए थे। बीएसई के इस फैसले से मुसीबतों में फंसी फिनटेक कंपनी को बड़ी राहत मिली। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर कई नियमों के उल्लंघन में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ कार्यवाही की थी। बैंक पर कस्टमर्स के केवाईसी नियमों में गड़बड़ी करने का आरोप है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में रही तेजी, सोना फिर 63,000 के पार निकला, चांदी 72,000 के करीब पहुंची। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी कि 29 जनवरी को सोना 62,497 रुपए पर था, जो अब 3 फरवरी को 63,142 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। यानी कि दोस्तों इस सप्ताह इसकी कीमत में 645 रुपए की वृद्धि हुई। वहीं दोस्तों बात करें चांदी की, तो इस हफ्ते चांदी में भी तेजी देखने को मिली। इस हफ्ते की शुरुआत में यह 71,354 रुपए पर थी, जो कि अब अंत में 71,864 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो इस हफ्ते इसकी कीमत में 510 रुपए की वृद्धि हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश में पहली बार इस आईआईटी में शुरू हुआ स्पोर्ट्स कोटा, जानिए कब और कैसे होगा एडमिशन। जी हां दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास अपने यूजी प्रोग्रामों में खिलाड़ियों के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला आईआईटी संस्थान बन गया है। संस्थान शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से स्पोर्ट्स एक्सीलेंस एडमिशन या SEA शुरू करेगा, जिसके तहत यह भारतीय नागरिकों के लिए प्रत्येक यूजी कार्यक्रम में 2 अतिरिक्त सीटों की पेशकश करेगा। इसमें 1 सीट कॉमन होगी, जबकि दूसरी सीट केवल महिला खिलाड़ियों के लिए होगी। दरअसल वर्तमान में किसी भी आईआईटी में स्पोर्ट्स कोटा नहीं है। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत कई विश्वविद्यालयों में स्पोर्ट्स कोटा मौजूद है। आईआईटी मद्रास में यह पहल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली छात्रों को पहचानने और नए अवसर देने के लिए है। यह यूजी प्रोग्राम योग्य छात्रों को अपने खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, अपनी गिरफ्तारी को किया है चैलेंज। जी हां दोस्तों, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर 5 फरवरी को सुनवाई होगी। परिवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन की कथित जमीन घोटाला में 31 जनवरी को गिरफ्तारी कर ली थी। हेमंत सोरेन ने इस गिरफ्तारी को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि मामले में पहले हाईकोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। परिवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में समन भेजा था। हालांकि 7 समन पर वह पेश नहीं हुए थे। ईडी ने आखिरी में उनसे समय और तारीख बताने को कहा था ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। 8वें समन पर उनके रांची स्थित आवास पर पूछताछ की गई, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, अभिनेता मनोज वाजपेयी ने की कार्तिक आर्यन की तारीफ, अपना अवार्ड उन्हें डेडिकेट किया, बोले ये सभी आउटसाइडर्स के सच्चे रिप्रेजेंटेटिव। जी हां दोस्तों, मनोज वाजपेयी हाल ही में एक अवार्ड फंक्शन में शामिल हुए। फंक्शन में मनोज वाजपेयी को अवार्ड से सम्मानित किया गया, लेकिन अवार्ड मिलने के बाद मनोज ने कार्तिक आर्यन की जमकर तारीफ की। मनोज वाजपेयी ने स्पीच देते हुए कार्तिक को मंच पर बुलाया और उन्हें इंडस्ट्री में आउटसाइडर लोगों का सच्चा रिप्रेजेंटेटिव बताया। उन्होंने अपना अवार्ड भी उन्हें डेडिकेट किया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, पंजाब के राज्यपाल
बनवारी लाल पुरोहित ने दिया इस्तीफा, निजी कारणों का दिया हवाला। जी हां दोस्तों, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अपने पद से त्यागपत्र देते हुए इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया। उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए यह इस्तीफा दिया। बनवारी लाल पुरोहित ने एक पत्र में कहा कि अपने व्यक्तिगत कारणों और कुछ अन्य प्रतिबद्धताओं के कारण मैं पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक के पद से अपना इस्तीफा दे रहा हूं। अगस्त 2021 में उन्होंने पंजाब के 36वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। तब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविशंकर झा ने पंजाब राजभवन में बनवारी लाल पुरोहित को पद की शपथ दिलाई थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बनवारी लाल पुरोहित 1984, 1989 और 1996 में 3 बार नागपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं और उन्हें सबसे अधिक प्रश्नों के साथ सबसे सक्रिय लोकसभा सांसद के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर, बाबरी तोड़ने वालों को इनाम दे रही है मोदी सरकार, आडवाणी को भारत रत्न देने पर जमात इस्लामी का आया बयान। जी हां दोस्तों, जमात इस्लामी हिंद ने बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर प्रतिक्रिया दी। जमात के राष्ट्रीय सचिव मलिक मोहिद्दीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार से ऐसे ही लोगों को अवार्ड देने की उम्मीद की जा सकती है जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार नफरत के बूते अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर, ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, शराब नीति केस में पेश नहीं हुए थे, विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में दिल्ली पुलिस का नोटिस। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ शराब नीति केस में ईडी ने शनिवार को दिल्ली की रावत एवेन्यू कोर्ट में शिकायत की है। एजेंसी ने कोर्ट में कहा है कि 5 बार समन जारी करने के बाद भी केजरीवाल पेश नहीं हुए। मामले में 7 फरवरी को सुनवाई होगी। इधर दोस्तों, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने 3 फरवरी को करीब 5 घंटे तक केजरीवाल के आवास पर इंतजार करने के बाद नोटिस दिया। क्राइम ब्रांच ने आम आदमी पार्टी विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले में केजरीवाल से 3 दिन में जवाब मांगा है। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर, औरंगजेब ने मथुरा में तोड़ा था श्री कृष्ण मंदिर, एएसआई ने जन्मभूमि मामले पर दाखिल आरटीआई का दिया जवाब। जी हां दोस्तों, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। इसमें बताया गया है कि मुगल शासक औरंगजेब ने मथुरा में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। इसका खुलासा आरटीआई में मांगी गई जानकारी के आधार पर हुआ है। आरटीआई में आगरा के पुरातत्व विभाग ने बताया कि औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर बनवाई गई मस्जिद के स्थान पर ही शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण हुआ है। दरअसल मैनपुरी के अजय प्रताप सिंह ने देश भर के मंदिरों के बारे में आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी। इसमें मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी जानकारी मांगी गई थी। इसके जवाब में भारतीय पुरातत्व विभाग ने ब्रिटिश हुकूमत में वर्ष 1920 में प्रकाशित गजट के आधार पर दावा करते हुए जवाब दिया था कि मस्जिद के स्थान पर पहले कटरा केशव देव मंदिर था, जिसे ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण किया गया। कृष्ण जन्मभूमि मुक्त न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप ने बताया कि ब्रिटिश हुकूमत में संचालित जन कार्य विभाग के बिल्डिंग एंड रोड सेक्शन के द्वारा 1920 में इलाहाबाद से प्रकाशित कराए गए गजट में दर्ज उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों के 39 स्मारकों की सूची उपलब्ध कराई थी। इस सूची में 37वें नंबर पर कटरा केशव देव मंदिर पर श्री कृष्ण भूमि का उल्लेख है। इसमें लिखा है कि कटरा टीले पर पहले केशव देव मंदिर था, यह ध्वस्त कर दिया गया था और उस स्थान का प्रयोग मस्जिद के लिए किया गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर, फर्जी सर्टिफिकेट पर 41 साल पुलिस की नौकरी, यूं खुली नटवरलाल की पोल, रिटायरमेंट से 2 साल पहले हुई सजा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाले इंदौर में फर्जीवाड़े का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह एक पुलिसकर्मी फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछले 41 साल से नौकरी कर रहा था। पुलिस विभाग में उसके भर्ती होने के 23 साल बाद एक शिकायत मिली कि आरोपी सिपाही ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र जमा कराया है। इसके बावजूद पुलिस को इस मामले की जांच में 6 साल लग गए। दिलचस्प बात दोस्तों यह है कि उसके बाद 12 साल कोर्ट की कार्रवाई में लग गए। इस तरह 41 साल के बाद यह साबित हो पाया कि आरोपी सिपाही ने पुलिस महकमे को धोखा दिया और फर्जीवाड़ा करके नौकरी हासिल की। कोर्ट ने उसके रिटायरमेंट से महज 2 साल पहले 10 साल की सजा सुनाई है। 4000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साल 2006 में आरोपी सिपाही सत्यनारायण वैष्णव के खिलाफ इंदौर के छोटी ग्वालटोली थाने में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत केस दर्ज हुआ था। इस मामले की जांच कर रही कमेटी ने उसे दोषी पाया कि वो फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर, भारत का एआई हुआ लॉन्च, कंपनी का दावा चैट जीपीटी से है पावरफुल, 100 भाषा में करेगा काम। जी हां दोस्तों, एआई की दुनिया में हर दिन कुछ नया हो रहा है। चैट जीपीटी, ब्राड और ना जाने कितने ही एआई पॉपुलर हो चुके हैं। भारत में भी लोग एआई पर काफी काम कर रहे हैं। एक भारतीय फाउंडर ने दुबई में अपना नया एआई लॉन्च किया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं OX लैब एआई की, जिसने आस्क OX लॉन्च किया है, जो दूसरे एआई चैटबॉट से काफी अलग है। ये नोड बेस्ड हाइब्रिड जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है।
जिसे LLM और न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर दोनों पर ट्रेन किया गया है। इस AI को दुबई हेडक्वार्टर OX Lab AI ने लॉन्च किया है। ये प्लेटफॉर्म 100 से ज्यादा ग्लोबल लैंग्वेज में उपलब्ध होगा, जिसमें 12 भारतीय भाषाएं भी शामिल है। फर्म का दावा है कि लॉन्चिंग के वक्त इस प्लेटफॉर्म पर 80 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स मौजूद हैं। ये प्लेटफॉर्म पेड और फ्री दोनों ही वर्जन में उपलब्ध होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फेसबुक फाउंडर मार्क जकरबर्ग की हो सकती है मौत, आखिर मेटा ने क्यों कहा ऐसा। दरअसल दोस्तों फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग के एडवेंचर किसी से छिपे नहीं है। दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी बनाने वाले मार्क जकरबर्ग सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही माहिर नहीं है, बल्कि वो कई तरह के एडवेंचर भी पसंद करते हैं, जिसमें जिस्तजू फाइटिंग भी शामिल है। मेटा का मानना है कि फाइटिंग को लेकर उनकी ये दीवानगी जानलेवा साबित हो सकती है। मार्क जकरबर्ग को जब आप देखते हैं तो उनका स्माइल करता हुआ चेहरा ही आपके दिमाग में आएगा, लेकिन मार्क जकरबर्ग एक खतरनाक लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, ऐसा उनकी कंपनी मेटा का कहना है। मेटा ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी कि उनके CEO की मौत हो सकती है क्योंकि वो खतरनाक लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंस्टाग्राम के ओनर का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं इंस्टाग्राम के CEO यानी कि मालिक का नाम क्या है तो जल्दी से उसके मालिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।